एक्सपर्ट पीएस लॉ ग्रुप में पार्टनर एडवोकेट जसपाल सिंह सेठी, जो कि हमारे साथ लगातार इस कार्यक्रम में बने हुए हैं और आपके सवालों के जवाब भी वो दे रहे हैं। तो सेठी साहब, अगला सवाल यही होगा कि नई और पुरानी टैक्स व्यवस्था को लेकर के भी लोगों के बहुत सारे सवाल हमारे पास आ रहे हैं कि कौन सी टैक्स व्यवस्था ज़्यादा बेहतर है, पुरानी पे जाएं या नई में, किसमें किस तरह के लोगों को किस तरह की व्यवस्था में जाना चाहिए? देखिए, ये नई व्यवस्था टैक्स की लाई गई है। इसको हम रिजीम 2 या ऑप्शन 2 कहते हैं। गवर्नमेंट ने इसके अंदर कुछ बेनिफिट पास ऑन करने की बात कही थी, जिसमें वो कह रहे थे कि अगर आपने टैक्स डिडक्शंस का बेनिफिट नहीं लेना है तो आप एक डिफरेंट स्लैब रेट का टैक्स दे दें। अगर हम नॉर्मल अपने रूटीन में देखें तो हम जो टैक्स स्लैब्स कैलकुलेट करते हैं उसमें पहले 2.5 लाख तक इनकम माफ रहती है, फिर 2.5 से 5 लाख तक हम 5% टैक्स देते हैं, 5 से 10% में 20% और उसके बाद 30% देते हैं। नई रिजीम के अंदर इन्होंने टैक्स रेट्स कम कर दिए हैं जी, और स्लैब्स को बढ़ा दिया है। अब हमें 15 लाख तक की इनकम पे सिर्फ 20% टैक्स देना है और उसके बाद जाके 30%। बट इसके अंदर जो डिसएडवांटेज हमें साथ में आया वो ये है कि हमें डिडक्शंस, कोई भी जो हम चैप्टर 6 80C 80D की डिडक्शंस लेते थे वो हमें नहीं मिले। तो अगर इसको डिटेल में देखा जाए तो मेरे हिसाब से कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं आया। अगर हम एक सैलरीड एम्प्लॉय की बात करें जिसका 5 से 7 लाख रुपए सालाना इनकम, उसका कुछ पीपीएफ कटता होगा, उसको कुछ एचआरए के बेनिफिट मिलते होंगे, उसके कुछ अपनी एलआईसी की सेविंग्स होंगी या मेडिक्लेम की सेविंग्स होंगी। इनमें से कोई भी डिडक्शन नई रिजीम के अंदर नहीं दी गई। तो जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है 50,000 रुपए की सैलरी के अंदर, वो भी नहीं मिलनी है। तो अगर हम इसका एक्चुअल कैलकुलेशन करें, अगर हम बाइफरकेशन बनाएं कि हमारी पुरानी रिजीम के अंदर डिडक्शंस के साथ कितना टैक्स बनता है, नई रिजीम के अंदर विदाउट डिडक्शन कितना टैक्स बनता है, तो बहुत ज्यादा फायदा होने की उम्मीद मुझे नहीं नजर आती। सिर्फ ये फायदा कहां नजर आता है जी? आपका सवाल बीच में था। जी 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 जी, आप अपनी बात कंप्लीट करिए, फिर मैं अपना सवाल करता हूं जी। इसका फायदा हमें जहां पे जो मेरी समझ से नजर मुझे आता है वो ये उन लोगों को फायदा देगा जहां पे लोग फॉर सम रीजन अपनी सेविंग्स नहीं कर पाते, जो एलआईसी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, या कोई किसी ने मेडिक्लेम का बेनिफिट नहीं ले रहा, या एचआरए जिसको बेनिफिट मिल रहा है वो अपने घर में ही रह रहा है। तो किसी वजह से भी वो अगर डिडक्शंस का बेनिफिट नहीं लेता है तब जरूर ये नई रिजीम हमारे किसी काम आएगी। बट अगर उसका दूसरा पहलू देखा जाए तो हमारी सेविंग्स भी नहीं होती, तो इसको हर इंसान को अपने एसएससी को अपने हिसाब से टटोलना पड़ेगा, अपनी फैक्ट्स के साथ दोनों रिजीम्स का कंपैरिजन करना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा कि क्या फायदेमंद है कि नहीं। अब मान लीजिए जिस वो उदाहरण आपने दिया, मैं उसी को आगे बढ़ाता हूँ। आपने 5 से 7 लाख का जिक्र किया, तो अगर इस 5 से 7 लाख में कोई है या 7 से 10 लाख में कोई है, क्या इसके लिए कोई फॉर्मूला है कि पुरानी व्यवस्था में किसे जाना चाहिए, नई व्यवस्था में किसे जाना चाहिए? आपको लगता है कि जितनी डिटेल में आपने बताया उससे लबोलुआब या हम जो बातें समझ पाए वो यही है कि पुरानी व्यवस्था में ज़्यादा फायदे हैं, नई व्यवस्था में कम फायदे हैं, तो पुरानी व्यवस्था के साथ ही जाना जो है वो बेहतर रहेगा, ये कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, इसको एक फाइनेंशियल एंगल के अलावा मैं एक और दूसरा एंगल भी देना चाहूँ। हिंदुस्तान अगर देखा जाए तो हमेशा सेविंग्स के ऊपर चल रहा। हमने बड़ी से बड़ी रिसेशंस पार किए हैं, हमने कोविड का टाइम पार किया। वो इसलिए पार किया है कि जब लोगों को सैलरीज नहीं मिली हैं, हमने हमारे सेविंग से गुजारे की। तो अगर हम नई रिजीम के अंदर जाके थोड़ा सा बेनिफिट टैक्स का उठा भी लेते हैं और वो पैसे हम नहीं इन्वेस्ट करते हैं अपने फ्यूचर के लिए, तो वो हमारी अल्टीमेटली नुकसान में ही रहेगी। बट जैसे कि आपने पूछा कि कोई फॉर्मूला है, इसका कोई सेट फॉर्मूला नहीं है। हर एक इंसान को अपनी सेविंग्स के हिसाब से, अपनी इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से, अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी के हिसाब से इसको देखना पड़ेगा, इवैल्यूएट करना पड़ेगा, और जोन सी भी टैक्स की हमें बेनिफिशियल लगती है उसमें जाना चाहिए। अब आते हैं अगले सवाल के ऊपर, और वो जो हमने पहला सवाल आपसे किया था उसी के इर्द गिर्द है कि क्या आपको उम्मीद है, जैसा बहुत सारे लोग उम्मीद लगा रहे हैं,
कि क्या डेडलाइन बढ़ने की उम्मीद है, कितने चांसेस हैं, और जो लोग इस तरह की चीज़ों पे अनुमान लगा रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? और पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए और मानसून की जो स्थितियां हैं, कई राज्यों में बाढ़ है, लोग इस वजह से भी ये उम्मीद लगा रहे हैं कि हो सकता है सरकार कुछ समय और दे। देखिए, अगर हम अब पिछले कुछ सालों की बात करें, मैं कोविड से पहले की टाइम की बात करूंगा। हम्म। कोविड के अंदर तो आपने देखा कि रिलैक्सेशन काफी ज्यादा मिली हैं, बिल्कुल। बट हम उससे पहले की बात करते हैं, हमेशा से टाइम एक्सटेंशंस मिले हैं। और जैसे कि आपने बोला कि कई राज्यों में बाढ़ आने की उम्मीद और बाढ़ चल के स्थिति बनी हुई है, ये भी देखा गया है कि जिन राज्यों के अंदर कोई खास प्रॉब्लम आई है, सिर्फ उन राज्यों के लिए ही एक्सटेंशंस दी गई, स्पेशल एक्सटेंशंस दी गई। अगर हम एक जनरल एक्सटेंशन की बात करें तो मेरी उम्मीद इस साल कम है, क्योंकि 2 साल के बाद 31 जुलाई के एक्सटेंशन विदाउट एक्सटेंशन रिटर्न फाइलिंग करने का टाइम आया है। जी। बट पर्सनली मैं कभी सजेस्ट नहीं करता कि हम लास्ट डेट की उम्मीद करें। ठीक है, तो इस बात की उम्मीदें कम हैं, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि कुछ जगहों पे दिक्कतें इसकी वजह से, तो इसके लिए उन राज्यों में भले हो सकता है, वो भी कंफर्म नहीं है कि कुछ छूट मिल जाए, तो इस तरह के ऊहापोह और अंदाजे पर अपने काम को टालें नहीं आप। अगला सवाल, अब चूंकि महीना बहुत महत्वपूर्ण है और सब लोग इनकम टैक्स रिटर्न की ही बात कर रहे हैं, अब इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म को लेकर के आपसे जानना चाहेंगे, ये किस तरह के होते हैं, सही आईटीआर फॉर्म कैसे चुने, क्या कुछ वो गलतियां होती हैं जो अक्सर लोग कर देते हैं, वो नहीं करनी चाहिए, क्या सलाह देंगे आप? देखिए, जैसे कि आपने पूछा कि कैसे रिटर्न फॉर्म सिलेक्ट करना चाहिए या उसके रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है। अगर हम नॉर्मली देखें तो हमारे पास बहुत सारे फॉर्म्स नजर आते हैं, ITR 1 से लेकर ITR 7 हैं, तो वो कंफ्यूजन रहता है। पर अगर हम अपने आप को देखें तो किसी भी एसएससी के लिए 2 से ज्यादा फॉर्म नहीं। अगर हमारी सैलरीड इनकम है और हम किसी बैंक इंटरेस्ट सभी का आता है, हमारी हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, तो हमारे लिए 2 ही फॉर्म्स हैं, ITR 1 या ITR 2। अगर कोई बिजनेस के अंदर है तो उसके अंदर ITR 3 या ITR 4, 2 ही ऑप्शन अगेन। अगर हमारी कोई पार्टनरशिप फर्म है तो वो ITR 5 आ जाता है और उसके साथ पैरेलली ITR 3 आ जाता है। तो किसी के लिए भी 2 से ज्यादा फॉर्म नहीं है जी। अब एक इंडिविजुअल की बात करी जाए तो ITR 1 और ITR 2 2 ऑप्शन है। अगर हमारी सिर्फ सैलरी इनकम आ रही है और बैंक इंटरेस्ट आ रहा है तो हम ITR 1 भर सकते हैं। अगर हमारी थोड़ी उससे ज्यादा की इनकम है या हमारे हाउस प्रॉपर्टी हमने किराए पे जगह दे रखी है तो ITR 2 आ जाता है जी। ज्यादातर लोगों को ITR 2 एप्लीकेबल होता है, बिकॉज एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी कहीं आ जाए या कोई और 139(1) के अंदर जो स्पेसिफिकेशंस दी गई हैं उसके अंदर हमारी फॉल कर जाए तो ITR 2 आता है। बट अगर हमारी सिर्फ सिंपल सैलरी इनकम है, बैंक इंटरेस्ट आ रहा है, तो ITR 1 इज गुड इनफ फॉर अदर्स। एक सामान्य जो सैलरीड इंसान है उसके लिए क्या सही विकल्प होना चाहिए, कि किसी सीए के पास जा करके बिना किसी चूक के भरें, या फिर अगर खुद ही उनको आईटीआर फाइल करना चाहिए? आप क्या सजेस्ट करेंगे? और बेसिक गलतियां, चूंकि आप इस प्रोफेशन में हैं, बहुत सारे लोग आते होंगे आपका सवाल के, बेसिक गलतियां क्या करते हैं लोग? देखिए, जो गलतियां हो रही हैं वो ये है कि एक जो फॉर्म्स बनाए गए हैं वो फॉर्म्स थोड़े से टेक्निकल हैं। एक नॉर्मल इंसान के लिए, एक लेमैन जिसे हम कहते हैं, उसको एक बेसिक फॉर्म्स की कॉलम्स और कौन से कॉलम कौन से रोज में क्या भरना है उसकी जनरल समझ नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट ने यूटिलिटीज दे रखी हैं जहां पे वो काफी सहायता करती हैं फॉर्म तरीके से भरने के लिए। बट अगर हम ध्यान से देखें तो कुछ सालों में फॉर्म 26AS लाया गया। अब फॉर्म AIS को भी इंट्रोड्यूस किया गया है जहां पे आपकी ऑलरेडी सारी इंफॉर्मेशन भरी मिलती है आपको जी। तो अगर हम उनको प्रॉपरली अपने फॉर्म के अंदर आप भर सकते हैं तो डेफिनेटली आपको कर लेना चाहिए। बट मेरी सलाह ये रहेगी कि आप एक प्रोफेशनल के पास जाइए ताकि आपका जल्दी से जल्दी प्रोसेसिंग हो। अगर आपको रिफंड चाहिए है तो आपका रिफंड तरीके से प्रोसेस होए, और अगर सारी डिटेल्स बिना गलती के भरी जाती हैं तो इट इज पॉसिबल कि आपको 15 दिन के अंदर अंदर आपका रिफंड भी मिल जाए। और रिफंड अगर डिले होता है तो उसके लिए क्या प्रोसेस अपनाया जाए? बहुत सारे लोगों की भी शिकायतें रहती हैं कि इतना समय हो गया, रिफंड नहीं आया, हमने ग्रेवेंसेस में डाला हुआ है, रिप्लाई नहीं आया, एक मेल आ जाती है, उसके बाद कुछ एक्शन नहीं हो रहा। क्या विकल्प बचते हैं?
देखिए, जैसे कि मैंने कहा, सबसे पहला विकल्प तो है कि आपकी रिटर्न बिल्कुल ठीक फाइल होनी चाहिए, बट किसी वजह से आपका रिफंड नहीं प्रोसेस हो। गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी बात करी है कि पिछले कुछ सालों में रिटर्न प्रोसेसिंग का सिस्टम बहुत फास्ट कर दिया। जी। जो टाइम पहले 6 महीने, साल का होता था, दैट वो रिड्यूस होके 3 महीने, 2 महीने, आजकल ये भी देखा गया है कि 15-15 दिन के अंदर रिटर्न प्रोसेस हो जाती है, रिफंड्स भी प्रोसेस हो जाते हैं। बट क्या आपने अपना बैंक अकाउंट तरीके से लिंक किया था? अगर आपका बैंक अकाउंट आपके आधार से लिंक्ड है और वो अपने रिटर्न के अंदर प्रॉपरली भरा है, आपके बैंक में अपने आप रिफंड पहुंच जाएगा। बट अगर वहां पे कोई गलती रह गई है, जी। तो आपका रिफंड रुकेगा। आपको एक ईमेल आ जाएगा कि आपके बैंक अकाउंट के अंदर रिफंड नहीं पहुंच पा रहा। ओके। वहां पे भी आप अपने सीए से या एडवोकेट से या टैक्स प्रोफेशनल से जाके आप उसकी एक रेक्टिफिकेशन फाइल कर सकते हैं। वहां पे आप अपने बैंक अटैच कर दीजिए, आपका रिफंड प्रोसेस हो जाए। तो कोई निराश होने की जरूरत नहीं है। सिस्टम हर चीज का है, बशर्ते कि आप उसकी प्रोफेशनल सलाह लें। तो कोई चूक मत करिए, ये सलाह आपके लिए है, ताकि आपको समय पर रहते आपके रिटर्न हासिल हो जाए। इसमें कोई अगर नहीं आया है तो उसका जो प्रोसेस है वो फॉलो कीजिए। और जो इस कार्यक्रम का नाम है, बुरा ना मानिए, ये टैक्स है और ये हमारे आपके ही काम आने वाला है।